नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज इंडिया और मैं हूं अशोक मिश्रा। हम बात करते हैं सुन सरकार की। सरकार जो आज इस बात की दुहाई दे रही है कि एक भी मौत ऑक्सीजन की कमी से कोरोना काल के दौरान नहीं हुई। सरकार ने सदन के अंदर एक आंकड़े जो प्रस्तुत किए, कोरोना काल के दौरान एक भी मौत ऑक्सीजन से नहीं हुई, यह दावा सरकार ने राज्यसभा और लोकसभा में सदन के दौरान किया। सुन सरकार 700 की जंग, यह कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे नंबर पर और अपनी राय रख सकते हैं। हमारा नंबर है 9643761495। फिलहाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं अखिल भारतीय हिंदू महासभा से राष्ट्रीय महामंत्री देवेंद्र पांडे जी। पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है चाणक्य न्यूज इंडिया में। जी आदरणीय, धन्यवाद, जय हिंद। साथ ही हमारे सहयोगी जितेंद्र पांडे जी भी मध्य प्रदेश पन्ना से जुड़ चुके हैं। पांडे जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। बढ़ते हैं चर्चा में आगे। पांडे जी, मेरा पहला सवाल, देवेंद्र पांडे जी, आपसे पहला सवाल मेरा यही है कि विगत जो माह कोरोना काल का हम सब ने, पूरे देश ने झेला है, जिस पीड़ा को सहन किया है, आज कहीं ना कहीं इस देश की सरकार और इस देश की राजनीति उसका एक मजाक बना रही है। हमारे आपके उस दर्द को दोबारा से उभारने की कोशिश कर रही है, क्योंकि अभी 24 घंटे पहले सदन के अंदर सरकार के द्वारा एक आंकड़ा पेश किया गया। उस आंकड़े में यह कहा गया कि ऑक्सीजन की कमी से एक भी मौत पूरे देश में नहीं हुई है। आप किस नजरिए से देखते हैं इसको? बिल्कुल सही कह रही है सरकार, क्योंकि भारत सरकार का कोई भी मंत्री या कोई भी बड़ा अधिकारी ऑक्सीजन की कमी से नहीं मरा। तो अगर भारत सरकार ऐसा कह रही है तो वो सिर्फ अपनी बात कर रही है, राष्ट्र की बात नहीं कर रही। बहुत दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। आज तक में एक न्यूज चली थी जिसमें दिल्ली के 17 हॉस्पिटल के जो डायरेक्टर थे, ACL गुप्ता, उन्होंने जब उनके हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी से मौतें हो रही थी तो उन्होंने कहा था कि ये देश भगवान चला रहा है, कि न्यायपालिका चला रही है, कि सरकार चला रही है। ऑक्सीजन की कमी से मौतें हो रही हैं और सरकार कोई भी इंतजाम नहीं कर पा रही है। लेकिन सरकार तो, देवेंद्र पांडे जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा। कोरोना काल के दौरान आपने भी देखा, हमने भी देखा, एयरलिफ्ट करा के ऑक्सीजन के कंटेनर्स पहुंचाए जा रहे थे, स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही थी, कंटेनर्स पहुंचा के किसी तरह से अस्पतालों से कहा जा रहा था कि 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा वेट कीजिए, हम आपको ऑक्सीजन पहुंचा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट ने इसको राष्ट्रीय आपदा डिक्लेयर किया। आज आखिर किस मुंह से सरकार ने देश की संसद में यह बात कही कि ऑक्सीजन से एक भी मौत नहीं हुई? केजरीवाल ने, जब प्रधानमंत्री महोदय ने एक बैठक की थी प्रदेश के मुख्यमंत्रियों की, तो उस बैठक की रिकॉर्डिंग केजरीवाल ने करवाई और उसको लीक कर दिया। उसमें पूरे राष्ट्र ने देखा कि केजरीवाल गिड़गिड़ा रहे हैं भारत सरकार से कि मुझे ऑक्सीजन दी जाए, 2 करोड़ लोगों की जिंदगी खतरे में है। और उसके बाद हरियाणा की गवर्नमेंट ने केजरीवाल के ऊपर आरोप लगाया कि ये कंटेनर लूट रहे हैं ऑक्सीजन की, और केजरीवाल ने कहा कि हमारे कंटेनर लूटे जा रहे हैं। तो ये क्या सारी चीजें भ्रम थी? अगर ये भ्रम थी और देश के मीडिया ने इतना बड़ा भ्रम फैलाया, तो इस राष्ट्र की सरकार क्या कर रही थी जब ये चिल्ला रहे थे कि ये लोग मर रहे हैं? अभी दूर की बात हम न करें, हम सत्ता में रहते हैं। हमारे बगल का जिला है रीवा। रीवा में एक न्यायाधीश जिनका नाम था कमलनाथ जयसिंहपुरे जी, उनकी रीवा के हॉस्पिटल में कोरोना के दौरान ऑक्सीजन न मिलने से मौत हुई। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, देश का मीडिया कह रहा है और अस्पताल का मैनेजमेंट कह रहा है जी। जब सत्ता कह रहा है कि 20 मौतें हुई, जिसमें जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल के डॉक्टर भावुक होकर रोने लगे कि हम बताइए, सब कुछ होते हुए, सादा हुनर होते हुए भी हम किसी भी तरीके की मदद इसलिए नहीं कर पा रहे हैं मरीजों की कि हम ऑक्सीजन नहीं बना पाए जी। हिंदुस्तान अखबार ने बहुत स्पष्ट लिखा है फर्रुखाबाद में जो मौतें हुई कि इस तरीके से मौतें हो रही है ऑक्सीजन की कमी से और सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। और इससे सबसे अलग हटके
अमर उजाला ने अभी कल ही एक नई पोस्ट डाली है जिसमें लिखा है सरकार संसद में सरकार, और उन्होंने आंकड़े लिखे हैं कि 6 राज्यों में 221 लोगों की मौत हुई, जिसमें दिल्ली में 62, महाराष्ट्र में 22, हरियाणा में 19, कर्नाटक में 24, आंध्र प्रदेश में 11 और गोवा में 83 मौतों का इन्होंने आंकड़ा दिया है। ये तो वो मोटा मोटा आंकड़ा है जो चर्चित हुआ। बाकी रीवा में जिस तरीके से एक जज की मौत हुई, इस तरीके से घटनाएं तो पूरे राष्ट्र में घटित हुई। देवेंद्र पांडे जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा। हमारे साथ इस वक्त जितेंद्र जी भी मौजूद हैं। जितेंद्र जी, आपने भी कोरोना काल के दौरान पत्रकारिता की, बहुत सी जगहों पे गए, बहुत सी चीजों को देखा, बहुत सी परेशानी और समस्याओं को, यहां तक कि आपके अपने गृह जनपद में पत्रकारों ने ऑक्सीजन कंटेनर्स को उतारा, सिलेंडर्स को उतारा, तब जाके कुछ समाज सेवी आगे बढ़ के वो दौर हम सब ने अपने बड़े करीब से, अपने दिल को पत्थर करके, अपनी आंखों से अपनी उस दौर को देखा है। सरकार का ये जो रवैया है, सरकार का ये जो आंकड़ा सदन के अंदर दिया गया, आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? सर, मेरा मानना है अगर राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा इस तरह की बयानबाजी की जा रही है तो न्याय संगत नहीं है। अगर आपको इस तरह की समस्याएं थी नहीं तो इतने बड़े बड़े भीषण वादे और फिर मजबूरी के साथ काम करना, प्लेनों से कंटेनर उतारवाना और ट्रेनों का उपयोग करना, अगर इस तरह की प्रतिक्रियाएं आपके द्वारा करी गई हैं और फिर जद्दोजहद करके हर अस्पताल का प्लांट लगवाने की जद्दोजहद करी गई और उस पर गंभीरता पूर्वक विचार करके और तत्कालीन कार्य कराए गए, तो अगर आपको ऑक्सीजन की समस्या नहीं थी तो इन सब बातों को, मुझे तो नहीं लग पा रहा है कि इन सब बातों को नजरअंदाज कर देना चाहिए, क्योंकि आपके पास पर्याप्त ऑक्सीजन थी। अगर पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं थी तब आपने ऐसे कदम उठाए, और ऐसे कदम, ये जो बातें हैं, ये बयानबाजी, ये राष्ट्र हित में नहीं है, ये इनका जो दायित्व है ये नैतिक दायित्व की श्रेणी में नहीं आता। देवेंद्र पांडे जी, मेरा आपसे एक सवाल है, आपको कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि सरकार देश को गुमराह कर रही है? सरकार सदन को, जो सर्वोच्च संगठन है इस देश का, प्रजातंत्र का, लोकतंत्र का, उसको गुमराह कर रही है? आदरणीय, आपकी आवाज कर रही है। अब आ रही है मेरी आवाज आपको? जी जी, अभी है। देवेंद्र जी, मेरी आपसे एक सवाल है कि आपको कहीं ना कहीं लगता है कि ऐसा नहीं लगता कि सरकार जो सदन में बयान, जो आंकड़े सरकार ने दिए हैं, इससे देश की आम जनता को और सदन को, जिसपे पूरे देश की निगाह टिकी रहती है, उसको गुमराह करने की कोशिश कर रही है? ये खुद गुमराह सरकार है जो ये नहीं समझ पा रही कि उसने कल क्या किया था और आज क्या कर रही है और कल क्या करेगी और उसके परिणाम क्या होंगे। जो कंफ्यूज व्यक्ति होता है उसके हालात ऐसे ही होते हैं, या तो शराबी के हालात ऐसे होते हैं जो शराब के नशे में कुछ भी बड़बड़ाता है, पूरे राष्ट्र को खरीदने की बात करता है, और उसके बाद जब शराब उतर जाती है तो अपनी औकात में आ जाता है। बिल्कुल इस समय सरकार की यही स्थिति है। कल तक ऑक्सीजन से जूझते हुए पूरे राष्ट्र को आश्वासन यही सरकार दे रही थी कि चिंता मत करिए, लोग मरने नहीं पाएंगे, हम ऑक्सीजन की व्यवस्था कर रहे हैं, और आज वही अपनी सच्चाई से भाग रहे हैं। तो इनका नैतिक पतन हो चुका है, नैतिक पतन के साथ चारित्रिक पतन भी हो चुका है, और ये इतने झूठे हो गए हैं कि इनको सुबह के दिए हुए बयान को शाम को पलट देने में 1% भी संकोच नहीं होता। अभी पन्ना से जुड़े हुए हैं ना भाई साहब? जी जी। पन्ना में अभी एक हीरा खदान जिसका इन्होंने अनुमान लगाया है कि 50 करोड़ के हीरे वहां से खनिज किए जा सकते हैं उस जमीन से, और 50 करोड़ के हीरे निकालने के लिए जो लैंड इन्होंने दिया है, प्राइवेटीकरण किया है, उस जगह पर 2.5 लाख पेड़ काटने का प्रावधान। 2.5 लाख पेड़ काटे जाएंगे तब उस जगह पर हीरा का उत्खनन हो सकेगा। तो ये तो ऐसे लोग हैं कि जिनका इस राष्ट्र की जनता के प्रति कोई दायित्व ही नहीं है। ऐसा लगता है कि इनको राष्ट्र में सत्ता करने के लिए पैदा हुए हैं, और इनका भारत सरकार का जो रवैया है वो कहीं भी जनता के हित में नहीं है। एक छोटा सा मैं आपका बताता हूँ आपको। 48,207 पेड़ काटे गए नेशनल हाईवे बनाने के लिए, और 33,417 पेड़ स्टेट हाईवे बनाने के लिए काटे गए। जब भी कभी वन की बात होती है, जंगल की बात होती है, तो जो हमारे
वैज्ञानिक होते हैं, वनस्पति विज्ञान के जो जानकार होते हैं, सरकारें होती हैं, वो इस आंकड़े को शामिल करते हैं कि हमारे पास इतना बड़ा वन क्षेत्र है, इतनी ऑक्सीजन है, इतने पेड़ है, इसलिए हमारे यहाँ ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। तो जहाँ करोड़ों और अरबों पेड़ काटे जा रहे हैं, वहाँ ऑक्सीजन की किल्लत तो होनी ही है। और एक देवेंद्र पांडे जी, आपने वन क्षेत्र की चर्चा उठाई है। हमारे साथ जितेंद्र पांडे जी भी इस टाइम लाइन पे है। जितेंद्र जी ने एक खबर हमें भेजी थी आज से कुछ दिनों पहले। वन विभाग जो पन्ना मध्य प्रदेश का है, पन्ना मध्य प्रदेश का जो वन विभाग है, वहां पर जो जीव जंतु हैं उनकी मौतों के आंकड़े तक गायब कर देता है। जी बिल्कुल। वहां पे मौतें होती हैं, हम उनसे जानकारी लेने की कोशिश करते हैं, हम उनसे संपर्क करने की कोशिश करते हैं, वो फोन नहीं उठाते हैं, साथ ही वो ये भी नकार देते हैं कि कोई मौत नहीं हुई। पन्ना के अंदर ऐसा भ्रष्टाचार पनप रहा है देवेंद्र जी कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। पन्ना हीरो की नगरी, लेकिन बदहवाल और बदहवासों की नगरी मैं कह सकता हूं, क्योंकि लूट। जब अशोक जी इंसानों की मौत के आंकड़े छुपा रहे हैं, तो जीव जो वन्य जीव है वहां तक तो आम आदमी पहुंच ही नहीं पा रहा है जी। ये तो शहर में और हॉस्पिटल में जहां उसके एडमिट होने का रिकॉर्ड है और उसकी मौत का रिकॉर्ड है, उन्हें जब ये गायब कर रहे हैं और उसमें ये झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। भाई गलती सबसे हुई, मैं मानता हूं। अगर सरकार से गलती हुई तो सरकार को अपनी गलती को सुधारने का यत्न करना चाहिए और इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि बिल्कुल हमसे गलती हुई। हमने देश की ऑक्सीजन विदेशों को बेच दी और फिर विदेशों से हमने ऑक्सीजन खरीदी भारत के लिए। इस बात को स्वीकार करना चाहिए अगर इनमें दम है तो। लेकिन ये तो वैसे लोग हैं, मैंने बताया ना कि नशेड़ी जो होता है, तो नशेड़ी नशे में कुछ भी कहता है और थोड़ी देर बाद जो नशा उतरता है तो कुछ और उसके बयान होते हैं। मैं जितेंद्र पांडे जी से एक सवाल करना चाहूंगा। देवेंद्र जी, अभी आपने बताया कि सरकार ने वहां पर हीरे की खनन के लिए इतने बड़े वन क्षेत्र का वो किया है। जितेंद्र जी, किस तरह से वहां पे इस तरह पट्टा होता है और किस तरह से ही पन्ना में हीरो का जो खनन होता है, किस तरह से वहां पे क्या माहौल है, क्या परिस्थितियां हैं? सर लीज पे यहाँ पे चूंकि जो हीरा खनन की खदानें लगाई जाती हैं वो आम जनों को भी दी जाती है। लीज के माध्यम से 1 वर्ष का उनको पट्टा दिया जाता है जी। और उस पट्टे पे उनके वर्ग फुट का कुछ ऐसा प्रावधान रहता है, उसको लेकर के ये पट्टा 1 वर्ष की कराते हैं जी। उसके बाद उस लीज को पुनः खत्म कर दिया जाता है और वही जमीन हो सकता है कोई दूसरा ले ले और उसको भी कुछ एक प्रीमियम भरना होता है, जिसके आधार पर उनको वहां पे खदानें लगाने की वो मिलती है, अनुमति मिलती है। तो इस तरह की ये प्रक्रियाएं चूंकि यहाँ पे चलती रहती हैं और ये क्रम निरंतरता में है, काफी लंबे समय से है। मेरे जन्म के पूर्व की कहानी है, मुझे ऐसा लग रहा है जी। तो ऐसी परिस्थितियां हैं चूंकि वहीं पे जैसे आपने पांडे जी के द्वारा बताया गया कि यहाँ पे एक हीरा खदानों को लेकर के 2-2.5 लाख पेड़ों को काटा जाना रहा। तो क्योंकि पर्यावरण संरक्षण की बात तो बार बार करते हैं और इस तरह का अगर इतना बड़ा विनाशकारी काम किया जाएगा तो पर्यावरण किस तरह से सुरक्षित रहेगा। मैं अगर देख पा रहा हूँ कि अगर इन पेड़ों को 2.5 लाख से 3 लाख पेड़ों को काटा जाएगा तो पर्यावरण बचेगा कहाँ पे जी। अगर इस तरह विनाश लीला करते हैं ये लोग, भाई जो जिम्मेदार है वही इस तरह के कदम उठाएंगे तो हम आप तो स्वाभाविक सी बात है कि अपनी छोटी छोटी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, निजी स्वार्थ के लिए अपने मकानों में, अपने खेतों से इस तरह के पेड़ों का काटना तो स्वाभाविक सी बात है। तो मेरा जो मानना है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए सबको आगे आना चाहिए, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो जिम्मेदार व्यक्ति हो। और अगर पर्यावरण संरक्षण नहीं होता है तो ऑक्सीजन की जो किल्लत अभी लोगों ने भोगी है और प्रशासन पर लोगों ने कहा भोगी पांडे जी, लोगों जितेंद्र जी, लोगों ने कहा भोगी, लोगों ने भोगी होती तो जिनके हमारे आपके घरों के जो लोग इस दुनिया से चले गए वो ऑक्सीजन की कमी से तो गए नहीं, क्योंकि सरकार का दावा यही है कि वो ऑक्सीजन की कमी से नहीं गए। सर अगर सरकार का दावा है कि ऑक्सीजन की कमी से नहीं गए तो इतनी सारी जद्दोजहद करने की जरूरत, उस टाइम पे इतनी बड़ी खबरें सुबह से शाम तक सिर्फ ऑक्सीजन को लेकर के परेशान, सारी चीजें उनने कहा पायलट जो है वो हीरो बन रहे हैं, तो उनने व्यवस्थाएं करी हैं जो आम जन थे, सरकारों ने नहीं व्यवस्थाएं करी हैं। सरकार तो सिर्फ फोन और अपने वायदों को निभाने में उनने कहा ऊपर काम कर रहे हैं, बाकी जो जमीनी कार्यकर्ता थे उनके द्वारा ये सारी जद्दोजहद करी गई है और उनसे पूछा जाए तो सारी प्रक्रियाएं उनके सामने निकल के सामने आ जाएंगी।
अब सरकार का भय है क्या है, ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा कि क्या कारण है कि इस तरह का सरकार बोली जा रही है। पर सरकार ने स्वयं बड़े बड़े चैनलों के माध्यम से ये बातें देखी हैं और सामने निकल के चैनलों के माध्यम की बात जहां तक है जितेंद्र जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा। देवेंद्र जी, चैनलों और मीडिया की जहां तक बात है तो मीडिया हमेशा से अपना काम करता आया, लेकिन मैं आपको आंकड़े की बात बताऊं, 13 मई को जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल दिल्ली ने शाम को 6 बजे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया देवेंद्र जी, बिल्कुल, और ये कहा कि मेरे यहां पे ऑक्सीजन नहीं है। 14 मई को उनके यहां पे 21 मौत हो जाती है। जी बिल्कुल। और उस 21 मौत की जांच के लिए भारत सरकार एक टीम बनाती है, स्वास्थ्य मंत्रालय एक टीम भेजती है, और उन 21 के 21 लोगों की मौत के जो दस्तावेज मिले, जो जांच में कागज पर मिले, जो बयान रिकॉर्ड किए गए, उसमें कहीं पर भी ऑक्सीजन से मौत का चर्चा जिक्र नहीं है। पहली चीज। दूसरी चीज, मौतों की जो वजह बताई गई, कार्डियक अटैक बताया गया, मौतों की वजह बताई गई दवाइयों की कमी, लेकिन कहीं पर भी ऑक्सीजन का जिक्र नहीं है। देवेंद्र जी, मैं सुन रहा हूं। देवेंद्र जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? बिल्कुल। देवेंद्र जी, ये एक सिंपल सा आंकड़ा है, पहला आंकड़ा है जो मैंने आपको दिया। अब मैं बात करता हूं प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र की। बात उसकी है जी, कुछ कह रहे थे आप? इतनी बड़ी हॉस्पिटल का एक डायरेक्टर या डॉक्टर जो मर्ज का जानकार है, वह सरकार नहीं है, वो डॉक्टर है और मर्ज का जानकार है। अगर वो मौतें ऑक्सीजन से नहीं हुई तो क्या उस डॉक्टर ने भारत सरकार, भारत के न्यायालय को गुमराह करने के लिए वहां अपील की कि हमारे यहाँ जो मौतें हो रही हैं वो ऑक्सीजन की कमी से हो रही है? अगर प्रश्न ये है कि ऑक्सीजन से मौत नहीं हुई तो प्रश्न ये भी है कि उस समय जो पिटीशन की जा रही है, उस समय जो गुहार लगाई जा रही है, वो सिर्फ ऑक्सीजन को लेकर ही की जा रही है, उसमें कहीं दूसरा कोई मुद्दा शामिल नहीं है। जी। दूसरी बात, अगर ऑक्सीजन भारत में इतनी परिस्थितियों ऑक्सीजन से मौत नहीं हो रही थी, हर हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की प्रचुर मात्रा थी, तो क्या भारत सरकार ने ऑक्सीजन इंपोर्ट करने के नाम पे, ट्रांसपोर्ट करने के नाम, उपयोग करने के नाम पर क्या अरबों रुपए का फिर घोटाला किया? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसी मुद्दे पे आ रहा था देवेंद्र जी। आपने जो बात कही, मेरा यही एक सवाल था कि अगर आपने ये कहा कि ऑक्सीजन की कमी नहीं, ऑक्सीजन से कोई मौत नहीं हुई, तो फिर ये जो ट्रांसपोर्टेशन इंटरनेशनल से लेके लोकल डोमेस्टिक तक जो ट्रांसपोर्टेशन हुआ, एयरफोर्स को इस्तेमाल किया गया, जहाज को इस्तेमाल किया गया, ट्रेन को इस्तेमाल किया गया, सब चीज जो ट्रांसपोर्टेशन हुआ, तो कहीं ना कहीं देवेंद्र जी हम लोग जो एक शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं कि सदी का सबसे बड़ा घोटाला जिसकी कोई जांच नहीं हो सकती, ये बात कहीं ऐसा तो नहीं कि सत्य साबित हो रही है? बिल्कुल सत्य साबित है। आपको याद होगा एक बार और इनकी जिस सरकार ने रक्षा मंत्री थे जॉर्ज फर्नांडिस, और जॉर्ज फर्नांडिस की जो राष्ट्र में छवि प्रदर्शित की गई वो भारत के सबसे ईमानदार व्यक्ति की गई, और उस समय का सबसे बड़ा घोटाला हुआ। जो फौजी मरते थे उनकी डेड बॉडी को घर तक भेजने के लिए जो ताबूत यूज होता था, तो ताबूत घोटाला हुआ था। तो ये तो मौत के सौदागर हमेशा से रहे हैं। ताबूत का घोटाला ये करें, कफन का घोटाला ये करें, दवाई का घोटाला ये करें, ऑक्सीजन का घोटाला ये करें, और इनके ऊपर तो हजारों आरोप लगे हैं। किडनी और गुर्दे और आंखें निकाल कर बेच ली जाती हैं, इसलिए पॉलीथीन में बंद करके दिया जाता है और परिजन भी शामिल नहीं हो सकते। उस पॉलीथीन के अंदर कुत्ता है, बिल्ली है, सुअर है, गधा है, क्या है मुझे नहीं मालूम। और उसके बाद जब इनका टारगेट लगता है फुलफिल हो गया, उसके बाद परिजनों को ये डेड बॉडी देने लगे। तो पहले जो मौतें हुई साहब, उस समय तो परिजनों को डेड बॉडी नहीं दी गई, लेकिन जब दूसरी लहर आई तो दूसरी लहर के बाद आपने डेड बॉडी देना शुरू कर दी, क्योंकि दूसरी लहर में ये कहा गया कि ये ज्यादा खतरनाक है कोरोना। तो मुझे ये लगता है कि इन्होंने मानव तन से लेकर प्रकृति के दोहन तक हर जगह घोटाला किया है। कोई भी अवसर इन्होंने छोड़ा नहीं, उसमें चाहे लोगों की मौत हो जाए और चाहे राष्ट्र खंडित हो जाए, कहीं भी इन्होंने किसी तरीके का हमदर्दी राष्ट्र और राष्ट्रीय जनता से नहीं रखी। जितेंद्र जी,
जी जितेंद्र जी, आपने स्वयं कोरोना काल के दौरान एक बच्ची रेनू, जहां तक मुझे उसका नाम याद आ रहा है, रेनू नाम है उसका, ग्वालियर की जो बच्ची थी जिसकी आपने स्वयं सहयोग किया था, तो जी बिल्कुल। सरकार जिस तरह के बयानबाजी आज कर रही है सदन के अंदर, जिस तरह से आंकड़े दे रही है, जी क्योंकि वो हालात और परिस्थितियां आपने खुद देखी है, आपको क्या लगता है कि सरकार कहीं ना कहीं आने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियों में तो नहीं लगी हुई है कि आम जनमानस में जो अविश्वास पैदा हुआ है उस अविश्वास को दोबारा से वो करके किसी तरह से करके सरकार में वापसी की तैयारी तो नहीं कर रहे लोग? जी मेरा मानना ये है कि चूंकि ये भी कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव भी है जी, और जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार की छूछू हुई है इस कोरोना काल के दौरान, जिस तरह से इनकी एक कहना चाहिए आबरू गई है, उस आबरू को ढकने का प्रयास इनके द्वारा निरंतरता में किया जा रहा है और लोगों को बहलाने फुसलाने के लिए ये सारे कदम उठाए जा रहे हैं जी, क्योंकि हर दिल में इस बात को लेकर के एक बहुत ही तरीके से मतलब इस तरह का हृदय विदारक जो स्थितियां थी, उन सब चीजें उन लोगों के जो आज जीवित हैं उन सभी प्राणियों के जीवन में कहीं ना कहीं उभर करके ये दृश्य सामने आ रहे हैं। किसी न किसी से नाते से रिश्तेदार की इस तरह से मौत हुई है। इन सब चीजों को ढकने का प्रयास राज्य सरकार और केंद्र सरकार कर रही है ताकि हम दोबारा इस तरह की किसी गलती को, जो अगर हमने इस तरह के बयानबाजी नहीं कर रहे हैं तो लोग हमें अपना मत नहीं देंगे और हम राज्यों में और केंद्र सरकार में इस तरह से अपना जो कहना चाहिए दायित्व निर्वहन कर नहीं पाएंगे। तो इन सारी बातों को लेकर के ये अब उस पर जो है एक परत चढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, लोगों के दिलों को अपने आप में शामिल करने का प्रयास कर रहे हैं। और दुनिया चूंकि जाग चुकी है, ऐसा नहीं है पूरा हिंदुस्तान जाग चुका है, और इस सरकार के जो कारनामे थे, क्रियाकलाप थे, जिस तरह से लोगों को दवाइयाँ, ऑक्सीजन और सारी व्यवस्थाएं मुहैया कराई गई हैं, वो लोगों को एक एक समय की सारी परिस्थितियां याद है। इस चीज को लेकर के अब ये लोगों पे अपना वर्चस्व बनाने के चक्कर में है कि किसी न किसी तरह से हम लोगों को दिल दें और लोग पुनः हमें मत देने का प्रयास करें ताकि हम पुनः गद्दी पर बैठ सकें और अपने फिर से अपने क्रियाकलाप चालू करें। जी देवेंद्र पांडे जी, आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक योजना लागू की है कि कोरोना काल के दौरान जो भी बच्चे अनाथ हो गए हैं उनके 18 वर्ष तक जीवन यापन और उनकी शिक्षा की सारी व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार करेगी। इस चीज को आप किस तरह से देखते हैं? बिल्कुल सर, ये ऐसा है कि हमने हाथ में तलवार ली और हमने किसी पड़ोसी की हत्या कर दी और पड़ोसी के हत्या करने के बाद शाम को हम नहा वहा के गए और उसके बेटे को पैसा दिया कि ये लो बेटा, अपने बाप का संस्कार बड़ी धूमधाम से करना। इसके अलावा इस मैटर पे कुछ कहने लायक नहीं है। किसी की मदद करने का औचित्य तब होता है जब उसको मदद की आवश्यकता हो। जी, चुनावी घोषणाओं आधार पर मदद होती है। अब इनकी बड़ी योजनाएं निकलने लगी है। मैंने इनका एजेंडा देखा है, आप इनका एजेंडा देखिए। उत्तर प्रदेश में जिस एजेंडे पर इन्होंने चुनाव लड़ा था उस एजेंडे को उन्होंने 10% भी फुलफिल नहीं किया। तो साहब, जिस एजेंडे पे आप आए उस एजेंडे को आपने फुलफिल नहीं किया। आपने जो आपका साल का कार्यकाल बीता उसमें सिर्फ योगी मोदी का महिमा मंडन और मोदी योगी का महिमा मंडन, उसके अलावा मुझे बताइए वर्किंग इनकी क्या रही। अब आज चुनाव है तो आज वो अनाथ बच्चे भी इनको दिखने लगे, मुस्लिम महिलाओं की तेल मालिश करने लगे, ये कि उनको पेंशन देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ये सब मुस्लिम महिलाओं के नाम पर मुझे अभी एक चीज याद आई देवेंद्र जी की, आपने मोहन भागवत को पत्र लिखा था, उस पत्र का कोई जवाब मिला आपको? कल आज उसकी डेट खत्म हो गई 22 तारीख की जी। अब हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बैठक की हम लोग योजना बना रहे हैं जी, और उस योजना के बाद हम अगली कार्यवाही की तरफ बढ़ेंगे। क्योंकि आज मोहन भागवत का एक बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा कि मुस्लिमों को अपनी आबादी बढ़ाने की आवश्यकता है। इस तरह की कुछ चीजें उन्होंने कही हैं जिसको लेकर काफी विवाद भी हुआ है। तो कहीं ना कहीं देश को जो देश में जो मुद्दे चल रहे हैं उन मुद्दों को आरएसएस के माध्यम से सरकार या भाजपा जो है दोबारा से गुमराह करने की, आम जनमानस के दिमाग को बांटने की कोशिश तो नहीं कर रही है? एक आश्चर्य
सरकार देश में है भारतीय जनता पार्टी जी, देश का प्रधानमंत्री है नरेंद्र दामोदर भाई मोदी, लेकिन सरकार के अकॉर्डिंग, सुरक्षा के अकॉर्डिंग, सुरक्षा के अकॉर्डिंग या दूसरी बातों को लेकर मोहन भागवत बयान देने वाले जो सरकार के पक्ष का बयान देते हैं कि हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे जी, क्या अघोषित तौर पर प्रधानमंत्री मोहन भागवत हैं? ये एक चिंतन की बात है। भाई अगर सरकार कुछ भी उपलब्ध कराएगी तो सरकार में बैठे हुए लोग उपलब्ध कराएंगे जी। एक संगठन का व्यक्ति जिसकी सरकार में भागीदारी प्रत्यक्ष रूप से नहीं है, वो कैसी घोषणाएं करता है? ये आश्चर्य की बात है और ये चिंतन की बात है। तो इससे स्पष्ट होता है कि कुछ नहीं, एक मैनेज गेम है लोगों को भ्रमित करने के लिए। कल जब वोटिंग हो जाएगी तो फिर इस बात पर स्पष्टीकरण किया जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी ने इस तरीके का कोई बयान नहीं दिया था, इस तरीके का बयान देने वाले मोहन भागवत थे और मोहन भागवत की सरकार नहीं है जी। तो ये बिल्कुल चल रहा है। चीटिंग का एक बड़ा केस है जिसमें लोगों को किस तरीके से भ्रमित करके इनका वोट ले लिया जाए, बेवकूफ बना के इसकी पूरी रणनीति तैयार करते हैं, उस रणनीति के हिसाब से काम करते हैं। जी, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। देवेंद्र पांडे जी और जितेंद्र पांडे जी आगे फिर जुड़ेंगे, चर्चा तब तक जारी रहेगी। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। ये थे देवेंद्र पांडे जी अखिल भारत हिंदू महासभा से, जिन्होंने इस बात पर बड़े सवाल खड़ा कर दिए कि आज सदन के अंदर जिस तरह से केंद्र सरकार ने यह घोषणा की कि एक भी मौत ऑक्सीजन से नहीं हुई, हालांकि इसमें बहुत सारे तकनीकी पहलू हैं जिनको समझने और जानने की भी कोशिश है। ये आंकड़े वो आंकड़े हैं जो राज्य सरकारों ने उपलब्ध कराए हैं। केंद्र सरकार का अपना कोई आंकड़ा नहीं होता। ये आंकड़े, मौतों के जो आंकड़े हैं, राज्य सरकारें उपलब्ध कराती हैं। राज्य सरकारों के माध्यम से जो आंकड़े आए हैं वही आंकड़े केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्री ने सदन के अंदर रखा है। एक चीज। दूसरी चीज, कार्डियक अटैक और बहुत सारी मौतें हुई हैं, कहीं पर भी ऑक्सीजन से मौत की चर्चा नहीं की गई है। सवाल ये उठता है कि अगर ऑक्सीजन से मौत की चर्चा अगर नहीं की जा रही है तो इन राज्य सरकारों ने आखिर क्यों नहीं किया? ये बहुत बड़ा सवाल उठता है। कहीं ना कहीं इन जवाब से, इन सवालों से एक चीज तो स्पष्ट रूप से निकल के सामने आती है कि राज्य सरकार व केंद्र सरकार दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं और कहीं ना कहीं एक दूसरे को बचाने की ये जो कवायद है वो पूरी तरह सफल भी होती नजर आ रही है। मसला सिर्फ इस बात का है कि इस देश की जनता अब बहुत समझदार है। नेताजी, आप कितना भी गुमराह कीजिए, सरकारें, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, आम जनमानस को कितना भी गुमराह करे, लेकिन आज की जनता और आज का आम जनमानस और आज का वोटर पूरी तरह सजग हो चुका है। सुन सरकार में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। हमसे जुड़ने के लिए हमारा मोबाइल नंबर है 9643 761 495। जय हिंद, वंदे मातरम।